नमस्कार मित्रों। भगवान बुद्ध के काल का एक प्रसंग है जो आज भी हमें सोचने के लिए विवश करता है और आज के भारत के संदर्भ में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय यह प्रासंगिक था। प्रसंग उस समय का है जब भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर विश्राम किया करते थे। मगध का एक पड़ोसी राज्य था वैशाली, और मगध और वैशाली के बीच में सीमा बनाती थी गंगा नदी। गंगा के उस पार वैशाली और इस पार मगध का राज्य था। तो होता ये था कि गंगा नदी के अंचल में आसपास बहुत सारी खनिजों की, कीमती खनिजों के, बहुमूल्य खनिजों की खदानें थी। तो उन खनिजों को प्राप्त करने के लिए लिच्छवी माने जो वैशाली के लोग थे वो लिच्छवी कुल के थे। तो लिच्छवियों और मगध के बीच में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी, टकराहटें होती रहती थी। तो इसके कारण, और सीमावर्ती राज्य था ही, सीमावर्ती राज्यों से कुछ कुछ होता ही रहता है। तो मगध और वैशाली के बीच टकराहट की स्थिति रहती थी। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो लिच्छवियों का राज्य था वैशाली, तो ये वैशाली अकेला नहीं था। 8 राज्यों ने, 8 जनपद उसको कहते थे, उस समय जनपद थे। तो 8 जनपदों ने आपस में एक संघ बनाया था। उस संघ का नाम था वज्जी संघ। तो इसमें 8 कुल थे कुल मिला करके, और इन 8 कुलों का संघ था वज्जी संघ। और इस वज्जी संघ का सबसे पावरफुल मेंबर जो था वो वैशाली था, जो लिच्छवी कुल का था। तो ये बड़े ही मेल जोल से रहते थे चूँकि संघ बनाए थे। तो लेकिन मगध से इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अब होता क्या था कि मगध वैसे तो शक्तिशाली राज्य था, लेकिन लिच्छवियों के आगे वो असहाय था। तो बड़ी समस्या थी। तो इसको लेकर के जो मगध के राजा थे अजातशत्रु, वे बड़े चिंतित हुए। और उनका महामंत्री था, उसका नाम था वत्सकार। इतिहास में जो बड़े ही कूटनीतिज्ञ टाइप के मंत्री हुए हैं उनमें वत्सकार का नाम भी बहुत ऊंचा है। जैसे चाणक्य थे बहुत ही महान कूटनीतिज्ञ, वैसे ही अजातशत्रु के महामंत्री वत्सकार भी बहुत ही महान कूटनीतिज्ञ थे। वत्सकार का समय चाणक्य से बहुत पहले का है। तो वत्सकार से अजातशत्रु ने बात की, बोले ऐसे कैसे चलेगा, ये लिच्छवी जब चाहे आते हैं, लूटपाट करके चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, ऐसे कैसे चलेगा। तो वत्सकार ने कहा कि क्यों ना एक काम करें। राजा अजातशत्रु ने कहा क्या? वत्सकार बोले क्यों ना हम तथागत से पूछें। तथागत माने भगवान बुद्ध, उन्हें तथागत कहा जाता है। तो बोले कि क्यों ना हम तथागत से पूछें, वे सर्वज्ञ हैं, उनका कहना मिथ्या नहीं होगा, जो कहेंगे वो ठीक कहेंगे। तो अजातशत्रु ने कहा ठीक है, आप ही जाइए तथागत के पास और उनके चरणों में वंदना कीजिए और उनसे उपाय पूछ करके आइए। तो अजातशत्रु के निर्देश पर वत्सकार, महामंत्री वत्सकार भगवान बुद्ध के पास आए और उनके चरणों में सिर रख करके वंदना किए। तो भगवान बुद्ध ने कहा
प्रयोजन बताओ, क्यों आए हो? तो वत्सकार बोले, भंते, महाराज अजातशत्रु जो हैं वो लिच्छवियों पर आक्रमण करके उन्हें उच्छिन्न करना चाहते हैं, आपसे सफलता का आशीर्वाद चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध उनसे तो कुछ नहीं बोले, वत्सकार से तो कुछ नहीं बोले। अपने शिष्यों से कहते हैं, भिक्षुओं, आनंद को बुलाओ। आनंद आ गए। तो अब भगवान बुद्ध आनंद से बात कर रहे हैं। सुना किसको रहे हैं? सुना रहे हैं वत्सकार को, लेकिन बात किससे कर रहे हैं? आनंद से। उन्होंने कहा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी बराबर बैठकों में एकत्र होते हैं? समझते चलिएगा, वज्जी कौन थे? वज्जी एक संघ था जिसमें कुल 8 जनपद थे, 8 कुलों के, और लिच्छवी उन्हीं में से एक थे। और ये बड़े ही ज़बरदस्त रूप से संगठित थे, बड़ी एकता थी इनके अंदर। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी बराबर बैठकों में एकत्र होते हैं? तो वत्सकार कहते हैं, हाँ सुना है भंते। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद कहते हैं, हाँ सुना है भंते। तो भगवान बुद्ध फिर आनंद से कहते हैं, आनंद, क्या तुमने ये भी सुना है कि वज्जी लोग आवश्यक बैठक की भेरी बजते ही, एक भेरी होती थी, एक आवाज़ होता था, जोर से आवाज़, जैसे सायरन आज बजते हैं ना, तो वैसी भेरी बजती थी। तो भगवान कहते हैं, आनंद, क्या तुमने यह भी सुना है कि वज्जी लोग आवश्यक बैठक की भेरी बजते ही, चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे आभूषण पहने हों चाहे न पहने हों, चाहे वस्त्रों से सुसज्जित हों या न हों, चाहे कोई आवश्यक कार्य ही क्यों न कर रहे हों, ये सब छोड़कर तुरंत ही बैठक के लिए निकल पड़ते हैं। आनंद ने कहा, सुना है भंते। भगवान बुद्ध कहते हैं, तो आनंद सुनो, जब तक वज्जी लोग इस तरह से बैठकों को महत्व देते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि समझना चाहिए, हानि नहीं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने ये भी सुना है कि वज्जी लोग एक होकर बैठक करते हैं, एक होकर आगे बढ़ते हैं और एक होकर सभी कर्म करते हैं? आनंद कहते हैं, हाँ सुना है भंते। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तो आनंद सुनो, जब तक वज्जी लोगों में ऐसी अद्भुत एकता होगी, तब तक उनके उन्मूलन की कल्पना करना भी मूर्खता होगी। तो ये संदेश वत्सकार को मिल गया, और वत्सकार वहाँ से अजातशत्रु के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा ऐसा बोला है। तो अब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि वज्जी संघ में जो अद्भुत एकता है, उस अद्भुत एकता को किसी भी तरह से तोड़ना पड़ेगा। तो वो एकता तोड़ी कैसे जाए? फिर अजातशत्रु और वत्सकार ने मिल करके एक योजना बनाई। योजना क्या थी? दोनों ने मिल करके एक नाटक किया। मगध में की सभा में, राजसभा में वज्जियों के संबंध में चर्चा उठाई गई कि वज्जी लोग ऐसा कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। और उस चर्चा के दौरान वत्सकार ने विरोध किया और अपने ही महाराज अजातशत्रु से कहते हैं कि वज्जी लोग जो है अपनी गणतंत्रात्मक प्रणाली में सुख के साथ रहते हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं? मतलब नाटक था दोनों के बीच में। इन्होंने नाटक किया और अपने ही राजा से कहते हैं कि आप वज्जियों के पीछे क्यों पड़े हैं? वे अपने गणतंत्र में अच्छे से रह रहे हैं, सुख से। इस पर जैसी की योजना थी, राजा क्रुद्ध हो गए, अजातशत्रु क्रुद्ध हो गए और छुरे से वत्सकार का मुंडन करा के उनको नगर से निकलवा दिए। तो जब नगर से निकलवा दिए तो अब
देखते जाइए आप, जैसी योजना थी वैसे वैसे चल रहा है। तो जब वत्सकार को राजगृह से बाहर निकलवा दिया गया तो राजगृह वहाँ से चिल्लाते हुए गया। क्या बोलता है, राजा सुन, मैं तेरे सारे भेद जानता हूँ, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अब अगला नाटक ही चल रहा है। तो अजातशत्रु बोलते हैं, अरे जा जा, तुझे वज्जियों से इतना ही लगाव है तो वहीं जाके मर तू। ये सब हो गया। अब इसकी सूचना वज्जियों को मिल गई। वो बोले ये तो अच्छा है, वत्सकार बेचारा हमारे लिए लड़ता हुआ यहाँ पर आया है, चलो इसको अपने पास रख लेते हैं। उन्होंने वत्सकार को विनिश्चय महामात्य करके एक पद था उस पर आसीन कर दिया, उस पर बिठा दिया। अब धीरे धीरे करके वत्सकार का विश्वास वज्जियों पर जम गया। तो उनके पास क्या था, उनके पास एक काम था, वत्सकार को एक काम इन लोगों ने दिया था। वो ये था कि जो वज्जी राजकुमार थे उनको पढ़ाते थे ये। तो जब विश्वास जम गया तो एक बार एक राजकुमार को उन्होंने, अपने कक्षा चल रही थी, क्लास चल रहा था, तो एक राजकुमार को अपने पास बुलाया वत्सकार ने और बोला इधर आओ, तुमसे एकांत में एक बात करनी है। एकांत में ले गए और कान में फुसफुसा के धीरे से पूछा वत्सकार ने, अच्छा ये बताओ खेत कैसे जोतते हैं। तो राजकुमार सोचा ये क्या पूछे, बोल कोई बात नहीं। उसने बोला कैसे जोतते हैं, बोला ऐसे ऐसे जोतते हैं। खेत की जुताई की जो प्रक्रिया थी, जो तरीका था, उसने वत्सकार को बता दिया। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे राजकुमारों ने उससे पूछा, जैसा होता है क्लास में, आप लोग भी जानते हो, क्यों क्यों बता, महामात्र ने तुमसे एकांत में क्या पूछा था। ऐसी कौन सी बात थी जो तेरे से पूछना था, मेरे से नहीं किया उन्होंने। तो बेचारा क्या करे, उसने कह दिया कि पूछ रहे थे कि खेत की जुताई कैसे करते हैं। अब कौन विश्वास करेगा कि खेत की जुताई कैसे करते हैं, ये बात पूछने के लिए अकेले में ले जाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह से फैलने लगा कि नहीं कुछ तो पक रहा है, कुछ तो बात है जो कि छुपाई जा रही है, कुछ तो बात है जो कि ये राजकुमार छुपा रहा है, बात कुछ और है, नहीं तो एकांत में क्यों पूछा जाता है। ठीक है, संदेह का बीज पड़ गया। अब एक दिन फिर वत्सकार एक अन्य राजकुमार को बुलाते हैं और उससे भी इसी तरह से एकांत में ले जाके पूछते हैं, अच्छा आज तुम्हारे घर में सब्जी कौन सी बनी थी। अब फिर उसी तरह से हुआ। फिर इन लोगों ने पूछा कि क्या पूछा था, तो बोला यही पूछ रहे थे। तो बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो झूठ बोल रहा है। इस तरह से धीरे धीरे करके संदेह बढ़ता गया। 3 साल तक इस तरह से वत्सकार ने ऐसा कर दिया वज्जी संघ के लोगों के बीच में, उनके राजकुमारों के बीच में, कि वो एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। फिर इस बात को देखने के लिए कि इनके बीच में संदेह कितना उत्पन्न हुआ है, वत्सकार ने एक बार भेरी बजवाई। भेरी माने वही सायरन। सायरन किस बात का बजता था कि सभी लोग जहाँ भी हो बैठक में इकट्ठे हो जाएं, बैठक में कोई अर्जेंट मीटिंग है और इस पर कोई ज़रूरी बात करनी है, जो भी जिस स्थिति में हो दौड़ के आए। तो भेरी बजवाई, लेकिन कोई भी एकत्र नहीं हुआ। तो वत्सकार समझ गया कि फूट पड़ चुकी है, अब ये मिल करके आगे नहीं बढ़ सकते, मिल के कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद उसने अजातशत्रु को सूचना भेज दी कि आक्रमण का उचित समय आ गया है, अब आप वज्जी संघ पर धावा बोल दीजिए। तो मगध ने धावा बोल दिया। वज्जियों ने भेरी बजवाई, वही सायरन भेरी बजवाई कि गंगा को कि अजातशत्रु को गंगा न पार करने दिया जाए। मुनादी भी कराई, कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके बीच में तो आपस में बहुत गहरा संदेह था, कोई किसी को का मुँह नहीं देखना चाह रहा था। तो कोई भी आया नहीं और अजातशत्रु बिना बाधा के गंगा को पार कर गया। वज्जियों ने फिर भेरी बजवाई कि अजातशत्रु को घर में घुसने न दिया जाए, नगर का द्वार बंद कर दे। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ, कोई हिला नहीं। अजातशत्रु को नगर का द्वार खुला मिला, वह आसानी से नगर में प्रवेश कर गया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। तो आप सब समझदार हैं, आप समझ रहे हैं आज की परिस्थिति में किस संदर्भ में भगवान बुद्ध के समय का वो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ।
आप इससे कुछ समझ सकें तो बहुत अच्छा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।